वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेपाल ने भारत पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत नेपाल में जाके कोरोना फैला रहा है। वो नेपाल जिस जिसके लिए हमारी खुफिया एजेंसी ये सूचनाएं दे रही थी कि जालिम मुखिया जो एक आतंकवादी है, वो नेपाल में छुप कर बिहार में कोरोना भेजेगा और लगभग 50 लोगों का ऐसा एक फौज तैयार कर चुका है। वो उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। और ऐसा पहली चीज़ नहीं है। कोरोना के इस दौर में और इस दौर के पहले भी नेपाल जिस तरह की हरकतें कर रहा है भारत के साथ, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। किसी भी एक कंट्री के लिए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और इनफ इज इनफ। अब नेपाल को लेसन सिखाना पड़ेगा इंडिया को। बहुत हो गई, अब नेपाल को लेसन सिखाना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरह से नेपाल ने हरकतें की है वो नाकाबिले मंजूर नहीं है। अब मंजूर नहीं है चाइना, अब कोई भी उस तरह की हरकतें हम नेपाल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली किसके दबाव में है वो भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें सिनारियों में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल को किस तरह इंडिया लेसन सिखा सकता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेपाल अभी तो एक चीज़ तो बोले कि ये बोला कोरोना फैला रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि भारत ने एक पास बनाया, एक रोड बनाया। वो रोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो कि पिथौरागढ़ घर से लिपुलेख पास को जोड़ता था। मतलब वो रोड पहले से भी था। जस्ट इंडिया क्या किया, वो रोड को अच्छे से बना दिया, जिससे क्या है कि हमारा जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जो पहले 2 से 3 वीक लगता था, अब वो बहुत ही कम दिनों में हो जाएगा। नेपाल ने क्या किया, नेपाल ये बता दिया कि ये हमारे एरिया में है। और चलो बोलने की बात है तो अलग बात है। नेपाल ने उसके लिए वहाँ सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके लिए वहाँ के लोग प्रोटेस्ट किए और नेपाल ने एक नया मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे एरिया को भी अपने एरिया में दिखा दिया। अब वहाँ के बच्चे को पढ़ाया जाएगा स्कूलों में कि भारत का भी एरिया तुम्हारे एरिया है। और वहाँ के लोगों को माइंडसेट में ये भरा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, मैं नेपाल के लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें बोलता हूँ कि नेपाल और भारत का कल्चरल रिलेशन है, सांस्कृतिक रिलेशन है। हिंदुइज्म में तो था ही। माता सीता का जो राज्य था, जिस राज्य से माता सीता आती थी, उस राज्य का जनकपुर जो नेपाल में पड़ता है। भले माता सीता का जन्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार बिहार में हुआ था, सीतामढ़ी के स्थान पे, लेकिन उनकी राजधानी, उनकी पिता की राजधानी वहां थी। भगवान राम का ससुराल जनकपुर में पड़ता था। और सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं बोलते हैं, गौतम बुद्ध की भी जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। वो भले ज्ञान प्राप्त किया के बिहार में। ये कल्चरल रिलेशन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में लगभग 97% आबादी हिंदुओं की है और भारत में भी एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है। और पहले के ज़माने में नेपाल भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, भारत का ही पार्ट हुआ करता था, और जिसमें बिहार का भी बहुत सारा पार्ट आता था जनकपुर में, मिथिलांचल एरिया। सारी चीज़ें थी, फिर भी नेपाल ये सारी चीज़ें भूल के अब हरकतें कर रहा है अजीब अजीब। और वो चाइना के दबाव में कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जब बनी नेपाल की, जब 2 कम्युनिस्ट पार्टी एक हुई चाइना के फेवर में आके, और चाइना के फेवर में इस कोरोना के दौर में जो चाइना पे दबाव है, उस दबाव को हटाने के लिए नेपाल जो भी चीज़ें कर रहा है चाइना के कहने पे, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। भारतीय लोगों के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नेपाल ने क्या किया, पहले तो मैं कुछ नेपाल के लोगों के लिए एक अच्छी बातें बोल दूं कि कल्चरल रिलेशन है, सब कुछ है हमारे यहाँ। लेकिन आप ये छोड़ दीजिए कि यहाँ हिंदू रहते हैं, आप हिंदू थे, कल्चरल सांस्कृतिक रिलेशंस था। आप चाइना के प्रति सोचिए कुछ। चाइना जिसको भी लोन दिया है उसको लगभग अपना गुलाम बनाया है, उसका कुछ ना कुछ टेरिटरी हथिया लिया है।
उसका सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है आपका कहाँ, श्रीलंका। श्रीलंका को लोन इतना दे दिया कि श्रीलंका फिर उस लोन को चुका नहीं सका, फाइनली उनको हम्बनटोटा बंदरगाह देना पड़ा 99 साल की लीज पे। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो बोलता है कि चाइना हमारा सदाबहार दोस्त है, दोस्ती शहद से मीठी है, आसमान से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, उसको लोन दिया है, $60 बिलियन के करीब लोन दे चुका है। और वो लोन किस पे दिया है, 8%, 7% से 8% के इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए। अब चुकाते रहिए जिंदगी भर, ग्वादर तो ले ही लिया और भी कहेगा कुछ पार्ट हमको दे दो। यह हाल है हमारे दो पड़ोसी की। मैं दुनिया की बात नहीं बोल रहा हूँ, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री को दे दिया है और अब उनसे खफा भी होने लगे हैं। और आप नेपाल को बोलता हूँ कि आप कुछ दिन पहले चल जाइए, उन्होंने क्या किया, चाइनीज ने क्या किया, तिब्बत जो आपके जैसा एक स्वतंत्र कंट्री हुआ करता था, तिब्बत आपका पड़ोसी और आपके जैसा एक स्वतंत्र कंट्री हुआ करता था, उसको चाइना ने हड़प लिया। और अब क्या है, आप भी चाइना से बहुत सारा लोन ले रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे अपने यहाँ काम करवा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं। तो क्या होगा, क्षमता से अधिक, ड्यू रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, क्षमता से अधिक आप चादर, पैर उतना ही आगे फैलाइए जितनी बड़ी चादर है, फिर आप भी चाइना के गुलाम हो जाइएगा। और जिस तरह से रिलेशन आप इंडिया के साथ खराब कर रहे हैं, फिर आपको कौन आएगा बचाने के लिए। लेकिन वहां नेपाली गवर्नमेंट ये हरकतें करने से बाज नहीं आ रही है। और क्या क्या की, पहली चीजें तो इल्जाम लगा दिया कि कोरोना फैला रहा है, चलो हमारा एरिया को अपने एरिया में दिखा दिया। और इससे पहले क्या किया कि बंदरगाह ले लिया था चाइना का, 2 बंदरगाह लिया है, 4 बंदरगाह के करीब, कि अब चाइना उसको अपना बंदरगाह दिया, जिससे कि आप जो पहले क्या है कि नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ वो भूमि से घिरा हुआ है, वो समुद्र नहीं है, तो ट्रेड के लिए उसको समुद्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो कलकत्ता बंदरगाह या तो विशाखापट्टनम बंदरगाह और भी दूसरे बंदरगाह उनके लिए ओपन है, इंडिया देता है। कलकत्ता बंदरगाह 1000 किलोमीटर के अंदर है। नेपाल की जो नई गवर्नमेंट आई, वो आक्रामक नीति अपनाने के चक्कर में क्या किया, चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, बोला हम वहां से करेंगे व्यापार। तो चाइना का जो सबसे नियरेस्ट बंदरगाह है नेपाल से, वो भी 3000 किलोमीटर पे है। तो जो व्यापार करते हैं वो ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ कम होता है, ये सारी चीज़ें। नेपाल के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें इंडिया में आपको सस्ती पड़ेगी वहाँ से मंगाइएगा, महंगी पड़ेगी। और भी बोलता हूँ, नेपाल की आबादी है लगभग 2.3 करोड़, उसमें से 80 लाख लोग इंडिया में रहते हैं। नेपाल का बेटी रोटी के रिश्ता है भारत के साथ। बहुत सारे नेपाली लोगों का शादी भी बिहार के सीमावर्ती गांवों में हुआ पड़ा है। 80 लाख लोग इसलिए रहते हैं कि नेपाल का सीमा और भारत की सीमा ओपन है, खुला है, लोग आते हैं जाते हैं, इंडिया में रहते हैं। और 128 बिलियन नेपाली रुपीस पिछला साल रिमिटेंसेस, मतलब नेपाल के लोग इंडिया से कमा के भेजे हैं वहाँ, 128 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है। 80 बिलियन, 80 लाख लोग आपका इंडिया में रहते हैं। और भारत, आप चुनिंदा कंट्री में ऐसे हैं जो आपके लोगों को भारत नौकरी भी देता है, अपने सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में भी नौकरी देता है। उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं भारत को, चाइना का ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं। हमारे जनरल्स, सेना प्रमुख ने बोला था कि नेपाल जो ये सारी हरकतें कर रही है, ये हरकतें किसी थर्ड पार्टी के दबाव में कर रही है। वो थर्ड पार्टी कौन है, चाइना है। मैं नेपाल के लोगों को बोल रहा हूं, ये सारी चीजें, ये सारी बेनिफिट्स इंडिया आपको प्रोवाइड करता है। और आपकी गवर्नमेंट क्या कर रहा है इंडिया के खिलाफ, चाइना के इंटरेस्ट है जो है
उसमें चाइना को सहायता कर रहा है। और आपके यहाँ पानी आती है, पानी आपके यहाँ पड़ती है, बारिश आपके यहाँ आती है, और भारत के लोग ये सोचते हैं, इतना दरिया दिली देखिए भारत के लोगों को, पानी आपके यहाँ पड़ती है, बारिश आपके यहाँ होती है, फिर भी खुले दिल से बाढ़ आ जाता है बिहार में, और बिहार के लोग एक्सेप्ट करते हैं। पूर्वी यूपी के लोग एक्सेप्ट उसको, जो भी एरिया लगा हुआ है, गोरखपुर, लखनऊ, उस जो यूपी का एरिया है, पूर्वी यूपी का, उसमें वहाँ भी नेपाल के द्वारा बाढ़ आता है। पानी आपके यहाँ पड़े, बाढ़ हमारे यहाँ है। समझ रहे हैं बात को? फिर भी खुले दिल से इंडिया एक्सपेक्ट, जो भी है, आप अपना, अब छोटा कंट्री है, अगर इंडिया पानी रोक दे तो फिर क्या हाल होगा। और बिहार जैसा गरीब कंट्री भी आपकी, कंट्री बोल दिया सॉरी, बिहार जैसा गरीब स्टेट भी आपको बुरा भला नहीं कहता है, और हर एक साल आपके कारण बिहार का आधा एरिया खत्म हो जाता है बारिश से, आपके बाढ़ से। अब मैं भारतीय गवर्नमेंट को बोलता हूं कि नेपाल को लेसन सिखाओ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया नेपाल के साथ दरिया दिली। अब कैसे इस नेपाल को सिखाया जा सकता है, क्योंकि नेपाल के लोग, अगर आप कुछ चाहिएगा तो करिए, नहीं तो आपको चाइना का उस पे जाना है, लाइन पे चलना है तो चलिए, हमारा क्या लीजिएगा। और भारतीय गवर्नमेंट किस तरह से सिखा सकती है पहली चीज़ है, भारतीय गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। जब से कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी है चाइना, नेपाल में, तब से चाइना की बातें बोल रही है। इसी में से एक क्रम था कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट गिरने वाली थी, और चाइना का एम्बेसडर, जो राजदूत हैं, उसमें हस्तक्षेप करके चाइना, नेपाल में गवर्नमेंट भी बनवा रहे हैं। फिर भी वहाँ के लोग सोए हुए हैं। चाइना अपना भाषा सिखा रहा है आपको, मैंड्रिन 90% स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया है, फिर भी आप सोए हुए हैं। और नेपाल जैसी कंट्री इंडिया को आंख दिखा रहा है, नया पाकिस्तान बन रहा है नेपाल, नेपाल नया पाकिस्तान बन रहा है। और इंडिया किस तरह से अब, क्योंकि हमारे एक तो उधर है उस बॉर्डर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अदा के अदा काम करती है, करते रहता है, लेकिन बांग्लादेश अभी तक उस हिसाब से नहीं किया है। वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया का सपोर्टिव है अभी तक। लोग जो माइंडसेट के रहे, जिहादी माइंडसेट के, वहाँ के भी लोग उत्पन्न हो गए हैं कुछ लोग। और इधर नेपाल नया पाकिस्तान बन रहा है, वो भी वो नेपाल जहाँ 2019 में इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था, जिसमें यूएस की छपा हुआ था, और ये सच है, यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बोला था कि इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ बन चुका है नेपाल। फिर भी भारत ने बॉर्डर क्लोज नहीं किया। भारत क्या क्या स्टेप ले सकता है नेपाल को सबक सिखाने के लिए, मैं इस पर आप चर्चा करता हूँ। पहली चीज़ें क्या है, आप बॉर्डर क्लोज करो, नेपाल का बॉर्डर क्लोज करो, और नेपाल के लोगों को इंडिया आने में रेगुलेशन लगाओ, पासपोर्ट सिस्टम लगाओ। क्यों 80 लोग आएंगे? हमारे इंडिया में जॉब की बहुत कमी है, और कोरोना के इस दौर में तो और है। हमारे इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, 80 लाख लोग क्यों आके हमारे इंडिया में वर्क करेंगे? 80 लाख लोग में से 50 लाख लोग को तो जॉब मिलेगा हमारे इंडिया में, मान लीजिए हम 50 लाख ही मानते हैं, 50 लाख जॉब तो मिलेगा इंडिया के लोगों को। नेपाल का बॉर्डर सील करो, पासपोर्ट सिस्टम लगाओ, जिसको जरूरी आना है जब तक कि सुधरे ना, और जो भी इंडिया के थ्रू उसका व्यापार होता है नेपाल का, उस पर टैक्स लगाओ, ज़्यादा बढ़ाओ। वो कहाँ से लाएगा सामान? चाइना से लाएगा, लाओ चाइना से सामान। कितना दिन लाते हो? 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस से लाओ, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगता है, और चाइना कितना दिन आपको देता है? ऐसा नहीं है आप कहिएगा कि चाइना बहुत अच्छा रोड बना देगा, तो इंडिया भी रोड बना रहा है। ऐसा नहीं कि चाइना एक ही बार ऐसा बना देगा कि 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के बराबर हो जाए। बॉर्डर क्लोज करो, पासपोर्ट सिस्टम लगाओ, वहाँ के लोग को इंडिया में आने पर रोक लगाओ, रेगुलेशन लगाओ, उसमें टैक्स बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, बिहार का लगभग आधा जिला, 26 जिला के करीब, 25 जिला के करीब, हर एक साल बाढ़ से तबाह हो जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं? नेपाल के कारण होते हैं। आप डैम बनाने की कोशिश कर रहे हो, नेपाल गवर्नमेंट उसमें भी आना लगा रहा है, आपके साथ समझौता नहीं करता है, कभी फंडिंग की इश्यू कर देता है, कभी कहता है बिजली आप लोगे तो हमको इतना बिजली दोगे, अपने एरिया में डैम बनाने नहीं देता।
और उसका पानी आ जाता है बिहार में। उसका एक तोड़ है और भारतीय गवर्नमेंट उस पर भी काम करेगी, अब कर भी रही है कुछ हद तक, लेकिन बहुत कम एरिया में। तटबंध बनाओ, तटबंध बनाओ, जो नेपाल से पानी आती है उस पानी को तटबंध रोकेगा। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तटबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पानी को रोक देना कोई बड़ी बात नहीं है। तटबंध बनाओ, उस पानी को रोको, और उस पानी को रोको। नेपाल में अपने आप 2 साल बाढ़ आएगा, ज्यादा की बात नहीं बोल रहा हूं। ह्यूज लेवल पे बना उसका, बिहार, पूर्वी यूपी, ये सब एरिया में ह्यूज लेवल पे बनाओ तटबंध, जिससे क्या 2 साल वहां आएगा बाढ़, 2 साल नेपाल में, ज्यादा की बात नहीं है। और 2 साल बाढ़ आएगा, नेपाल के लोग सीख जाएंगे। कितना इंडिया दरिया दिली दिखा रहा था, उस दरिया दिली का आप क्या जवाब दे रहे थे। और आप कुछ लोग सोचेंगे कि इंडिया इतना पैसा खर्चा क्यों करे, ये भी अच्छी बात है। तो आप ये सोचिए कि इस बाढ़ से बिहार का जो एरिया तबाह हो जाता है, ज़्यादातर बिहार के एरिया, कुछ पार्ट यूपी के भी, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो फाइनली जो वहाँ तबाह होता है वो पैसा हम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये हमारे फायदे की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सबक सिखाए नेपाल को, तो नेपाल एक नया पाकिस्तान बनेगा। ये बहुत ही निहायत जरूरी है कि नेपाल को सबक सिखाया जाए, और अभी इस समय सिखाया जाए, नहीं तो कहीं ये देर ना हो जाए। क्योंकि इंडिया कोशिश करे, आप लोग कहिएगा कि थोड़ा मैं कड़वा बातें बोल दिया, लेकिन क्या करे आदमी, 2 साल से तो नेपाल को समझा ही रहा है इंडिया, लेकिन समझने को है नहीं, कुत्ते कद्दू में सीधा हो ही नहीं रहा है, तो फाइनली क्या करे। ठीक है, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।